हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस एम लांबा और आपका वेलकम करता हूं बायो वाले गुरुजी चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने सेल के रिलेटेड विभिन्न डेटा को पढ़ा, यानी कोशिकाओं के जो आकार कैसा होता है, उनका साइज कितना होता है, ठीक है ना, उनका शेप कैसा होता है, उनका नंबर कितना होता है, ये क्लास में पढ़ा, क्लास थर्ड में। आज मैं कोशिका यानी सेल का जो पार्ट फोर्थ लेकर आया हूँ और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं और वो है पादप और जंतु कोशिका यानी प्लांट और एनिमल सेल में जो मेजर डिफरेंसेज। एंड ऐसे ही हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेज। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के डिफरेंसेज को बड़े कंसेप्टिव वे में पढ़ना है हमें, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट छुपे हैं और वो अगर कंसेप्ट किसी को एक बार समझ में आ गए तो कोशिका में फिर कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तब बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी क्लासें मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। फिगर को देखते समझ में आ गया होगा कि ये एक वैसे तो ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है जंतु कोशिका के अंदर? बोले अंदर दिख रहा है ये जंतु कोशिका है क्या? नहीं, ये एक पादप कोशिका है, जंतु कोशिका नहीं। ये ग्रीन देखते ही आपको यह समझ जाना चाहिए कि ये पादप कोशिका है, ठीक है। और ये एक जीवाणु कोशिका है। ये यहाँ पर ये एक आपको अब दिख रहा है, क्या है ये जंतु कोशिका है, ठीक है, और ये पादप कोशिका है। तो इस तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं ये तीनों जो कोशिकाएं हैं, इनमें देखो बहुत सारी संरचनाएं एक जैसी दिख रही है, अंदर केंद्रक भी दिख रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही है, इसमें कुछ अलग ही दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको तो हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, और पादप और जंतुओं की कोशिका और अन्य सजीवों की कोशिकाओं को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये हम आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहां पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोशिका के जो प्रकार हैं, कोशिका के विभिन्न जो टाइप हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं, वो क्या है फ्रेंड्स। तो कोशिका के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ द सेल, टाइप्स ऑफ द सेल वो कौन कौन से हैं, सेल्स के जो टाइप हैं वो कौन कौन से हैं, ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर सजीव के आधार पर यानी ऑर्गेनिज्म के बेस पे, कौन सा ऑर्गेनिज्म में हम कोशिका को पढ़ रहे हैं, तो बेस्ड ऑन दी ऑर्गेनिज्म। देखो कैसा प्रकार है ये, बोले ऑर्गेनिज्म कौन सा है, पादप है या जंतु है, यानी प्लांट है या एनिमल है। तो उस बेसिस पे दो टाइप की हो गई, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हालांकि अदर ऑर्गेनिज्म भी है जिनको हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पर हम इनमें दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो एक तो ये हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे कोशिका में केंद्रक यानी न्यूक्लियस की उपस्थिति के, न्यूक्लियस के विकास के आधार पर, यानी जो न्यूक्लियस है उसका जो डेवलपमेंट है कैसा है, न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप है नहीं है, ऐसा पता करके ही हम बता सकते हैं। तो जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है, उस बेसिस पर भी सेल के अलग अलग टाइप हैं। और ये टाइप आप जानते हैं फ्रेंड्स, इसके नेम आपने सुने होंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये नेम सुना, जैसे कि मैंने अभी फिगर में आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। ये बताना तो आसान है उदाहरण के हिसाब से, लेकिन इन दोनों में जो अंतर है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट वाले हैं। एंड ऐसे ही मीजोकैरियोटिक यानी जो तीसरी वाली जो कोशिका है वो है मीजोकैरियोटिक। हालांकि यहाँ पर जो मीजोकैरियोटिक का एग्जाम्पल एक या दो एग्जाम्पल हैं, तो ये मीजोकैरियोटिक सेल है, इसके बारे में भी लास्ट में जाते जाते पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा आज की क्लास का इसका एम है, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पादप व जंतु कोशिका में अंतर की, यानी डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो पादप व जंतु कोशिका में क्या अंतर है, तो इस फिगर को देख के तो आपको ज्यादा समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि देख के ऐसे पता चल रहा है कि साहब अंतर तो बहुत कुछ है, बनाने में अंतर है, डिजाइन में अंतर है। तो यही तो बात है ना, दिखने में ही देखो ये अंतर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अंतर है। अंदर की संरचनाओं में भी कुछ अंतर है। ये देखो यहाँ पर खाली जगह बड़ी है, यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर बोले देखो ये हरे हरे ग्रीन ग्रीन चीजें और दिख रही हैं, यहाँ है ही नहीं, ठीक है ना, ऐसी चीजें नहीं। यहाँ पर देखो ऐसे एक सिलेंडर सा दिख रहा है, इसमें सिलेंडर है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ बॉर्डर दिख रही है, बहुत बड़ा ईंटों से बनाई हुई दीवार यानी वॉल दिख रही है, सेल वॉल दिख रही है, यहाँ पर है ही नहीं। तो ऐसी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो नीट और जो सेकंड ग्रेड टीचर और लैब असिस्टेंट के एग्जाम वाले बच्चे हैं और जो 11th में भी पढ़ रहे हैं, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर सेल के अंदर जो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंसेज है, मेजर डिफरेंसेज हम जानते हैं, बट उनको बारीकी से अगर अध्ययन करें वन बाय वन तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, इधर तो लिख देंगे कैरेक्टर्स को, यानी कोई भी सेल है
चाहे पादप हो, उसमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ये प्लांट सेल है, इधर प्लांट सेल के बारे में लिखेंगे और इधर एनिमल सेल के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने पहले इसलिए लिख रखा है कि हम यहाँ जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं तो थोड़ा टाइम कम लगे, रिटर्न में वर्क में टाइम लगता है, आपका भी काम हो जाए और कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट भी डिलीवर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। और क्या डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, उनमें मूल रूप से अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर है कोशिका भित्ति का। जी हाँ फ्रेंड्स, किसका अंतर है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का। पहले सेल वॉल को देख लो तो देखेंगे सेल वॉल पादप कोशिका में पाई जाती है, प्रेजेंट है, और जंतु कोशिका में एब्सेंट है। सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं होती ना, हम पहले भी बता चुके हैं ये। चलो इसको छोड़ो, उसके बाद में दूसरा अंतर बोले प्लास्टिड यानी लवक का। लवक, प्लास्टिड जो अपने आप में कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है। कोशिका में क्या होता है? ये कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेली है प्लास्टिड। तो ये पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता। फ्रेंड्स, यहाँ प्लस और माइनस साइन का मतलब प्रेजेंट, प्लस और माइनस का मतलब एब्सेंट, अनुपस्थित। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। ये दोनों डिफरेंस बहुत अच्छे से आप जानते हैं। थर्ड डिफरेंस भी जानते हैं कि तारक काय का डिफरेंस यानी सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम भी क्या है? एक सेंट्रोसोम क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनेली है, ये भी एक कोशिकांग है। तो ये तारक काय किसमें होता है, किसमें नहीं होता है? तो बोले ये पादप कोशिका में नहीं होता लेकिन जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो ये तीनों अंतर तक सबको पता रहता है जनरली। अभी हम कुछ ऐसे डिफरेंस पढ़ने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ डिफरेंस भी आपको आता है कि पोषण का प्रकार यानी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये जो कोशिका है अपना खाना कहां से बनाएगी, खाना कैसे प्राप्त करेगी। तो बोले पादप तो स्वावलंबी है। स्वावलंबी का मतलब जानते हैं कि वो खुद मतलब अपना काम खुद करते हैं, तो स्वपोषी है, यानी ये तो क्या है? ऑटोट्रोप्स हैं। अब ऑटोट्रोप्स का मतलब दे सिंथेसाइज देयर फूड ऑन, मतलब अपने खाने को खुद बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है ना, तो पादप कोशिका के अंदर ये गुण है, लेकिन जंतु कोशिका में गुण नहीं है। जंतु कोशिका तो विषमपोषी है, यानी हेटेरोट्रोफ है। हेटेरोट्रोफ, हेटेरोट्रोफ का मीनिंग यह है कि दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो कोशिका है, यानी जिस भी जंतु में है ये कोशिका, तो वो जंतु दूसरे सोर्स से फूड लेगा, किसी दूसरे सजीव से फूड लेगा, है ना, एंड देन उसको डाइजेस्ट करके फिर उस कोशिका तक भेजेगा। तो ये कोशिका कैसी होगी? विषमपोषी। तो जंतु कोशिकाएं स्वपोषी नहीं होती हैं, वो विषमपोषी होती हैं। पादप कोशिकाएं स्वपोषी होती हैं। तो हम भी स्वपोषी नहीं है, हालांकि किचन में खाना अपना खुद बनाते हैं, लेकिन बनाने का मतलब ये नहीं होता, मतलब रियल में जो पदार्थ हम खा रहे हैं वो हमने बनाया है क्या? नहीं बनाया, वो पौधों से मिल रहा है, इसलिए पौधे स्वपोषी हैं। तो सभी को पौधों से मिल रहा है, और पौधों से ये जो ऊर्जा है कहाँ से मिल रही है? सूरज से मिल रही है, सूर्य से मिल रही है, सन से मिल रही है, सोलर एनर्जी। ठीक है ना, तो अल्टीमेट सोर्स इस ऊर्जा का क्या हो गया? सोलर एनर्जी। ठीक है ना, तो अब यहां पर इन डिफरेंसेस को हम डिस्कस करेंगे जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा इनको पढ़ता नहीं है। देखो ये जो 4 डिफरेंस थे ये हर बच्चे को पता है, क्योंकि ये आप जनरली पढ़ते हो, 11th का बुक में आते ही जब पढ़ते हो तो ये पता रहता है। लेकिन बाकी कुछ डिफरेंस है जो बच्चा एनी टाइम कंफ्यूज रहता है, तो वो क्या डिफरेंस है पादप और वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसीलिए तो क्लास का फायदा है। अदरवाइज तो फायदा क्या होगा? अदरवाइज वो जो चीज पढ़ा के छोड़ दिया उतना सा, तो वो तो आपको वैसे ही आता है या फिर बुकों में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं ये बुकों में एक जगह क्लब नहीं की हुई है, इसको हम पढ़ रहे हैं, है ना। मैंने आपको एक क्लब करके दे रहा हूं, जिससे क्या है कि आपको रियल में पता चले कि पादप और जंतु कोशिका में छोटे छोटे और भी डिफरेंस है, वो क्या है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इस चीज को हर कोई नहीं पढ़ता है, इसलिए अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें बेनिफिट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां देखिए फ्रेंड्स, अब अंतर पढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंस, और वो है संग्रहित भोज्य पदार्थ यानी स्टोर्ड फूड। यानी जो स्टोर्ड फूड क्या है, इसमें जो खाना इन्होंने बनाया था, अभी बोला था स्वपोषी, तो पौधे तो स्वपोषी हैं, ऑटोट्रोफ्स हैं, तो उनके अंदर तो क्या है? स्टार्च है। क्या स्टोर्ड है? स्टार्च। फूड किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। और स्टार्च क्या है फ्रेंड्स? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट। कोशिका के बाद में जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो उनमें आएंगे, ये बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हम इनको। तो स्टार्च
पादप कोशिका में संग्रहित भोजन है। तो जंतु कोशिका में क्या है, बोले जंतु कोशिका ने तो अपना खाना बनाया नहीं था, लेकिन दूसरे से तो लिया था, बच गया, उसको स्टोर कर लिया इसने। तो ये बेटा जंतु कोशिका में क्या, किस फॉर्म में स्टोर है, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ऑल्सो एक कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जंतु कोशिका में संग्रहित भोजन है ग्लाइकोजन और उसमें है स्टार्च। ये एक डिफरेंस और हो गया। अब अगला डिफरेंस जीव द्रव्यक तंतु। जीव द्रव्यक तंतु का मीनिंग ये है कि साहब ये जब हम आगे जब कोशिका भित्ति पढ़ेंगे तब ये चीज टर्म आएगी प्लाज्मोडेस्मेटा। वहां पे एक टर्म आएगी प्लाज्मोडेस्मेटा। अब साहब ये क्या बला आ गई, तो बोले जो दो कोशिकाएं होती हैं ना आपस में जुड़ी रहती हैं जीव द्रव्य के द्वारा, जीव द्रव्य के तंतुओं द्वारा। अब साहब ये कैसे, तो हम इसको थोड़ा सा यहां ब्रीफ कर लेते हैं कि साहब जैसे मान लीजिए सिंपल समझने के लिए ये कोई पादप कोशिका है ना, ऐसे पादप कोशिका है, और ये पादप कोशिका यहां से, और एक दूसरी पादप कोशिका है इसके जस्ट समीप, ऐसे ही दूसरी पादप कोशिका है। थोड़ा सा गौर से देखना, दोनों पादप कोशिकाएं, अंदर क्या है वो मैं यहां नहीं बना रहा हूं, बस ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, दोनों, तो बोले ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। दोनों में क्या है, आपस में एक जुड़ाव है, और वो जुड़ाव क्या है फ्रेंड्स, तो बोले ये ऐसा जुड़ाव है, देखो क्या है, यहां से इस तरीके का जुड़ाव है दोनों में, ऐसे ये है, यहां पर बीच में एक तरीके से ऐसे दोनों एक बारीक से छेद के द्वारा जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब यहां का जो जीवद्रव्य है प्रोटोप्लाज्म है, इसके प्रोटोप्लाज्म के साथ में कनेक्टेड है, दोनों साझा कर सकते हैं कुछ मटेरियल को। तो यही है जीवद्रव्यक तंतु, यानी ये जो यहां पर जो तंतु हैं, इन तंतुओं जीवद्रव्य के जो तंतु बने हुए हैं इन्हीं को बोलते हैं जीवद्रव्यक तंतु। यानी यहां पर ऐसे कुछ तंतु हैं, इनको क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, जीवद्रव्यक तंतु। तो प्लाज्मोडेस्मेटा को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, बट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये दो पादप कोशिकाओं के बीच में क्या है, जीवद्रव्य के तंतुओं के द्वारा एक जुड़ाव है, यानी कनेक्शन है। ठीक है ना। तो प्लाज्मोडेस्मेटा, अब मैंने बोला साहब पादप कोशिका का यहां एग्जाम्पल दिया, तो मतलब पादप कोशिका में ही होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता, यानी जंतु कोशिका में इस जीवद्रव्यक तंतुओं की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये कोशिकाएं इस तरीके से आपस में जुड़ी रहती हैं, आपस में पदार्थों का आदान प्रदान कर लेती हैं इनके थ्रू। तो ये आगे आएगा टॉपिक, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो पादप और जंतु कोशिका में जब कंपैरिजन करें तो ये आपको आना चाहिए फ्रेंड्स। अब इसके बाद में चलते हैं स्फीरोसोम। स्फीरोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कल हमने पीछे की क्लास में हमने इसको नहीं पढ़ा है, मतलब मेन सेल ऑर्गेनेली को हमने नाम सुना था वहां पर, है ना, सिर्फ उनका ब्रीफ किया था। एवरी सेल ऑर्गेनेली को हम आगे की क्लासेज में पढ़ने वाले हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे प्लास्टिड हो, चाहे अदर ऑर्गेनेलीज हो, सबको। तो स्फीरोसोम क्या है, ये पौधों में होता है, इसका जो फंक्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, स्फीरोसोम नाम का एक कोशिकांग होता है जो पादप सेल में यानी प्लांट सेल में होता है, जंतु कोशिका में यानी एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है ना, नहीं होता है। रिक्तिकाएं, ये जरूर हमने वहां पर पढ़ा था पहली क्लास में इंट्रोडक्शन में कि रिक्तिका होती है। तो देखो रिक्तिका जो है वो पादप कोशिका के अंदर काफी बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स पहले ही फिगर को देख के, इसको देख के ही आप बता सकते हैं, ये देखो ये रिक्तिका है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये रिक्तिका है यानी वैक्यूल है। ठीक है ना, ये क्या है, वैक्यूल है। तो पादप कोशिका के अंदर यानी प्लांट सेल में रिक्तिका काफी बड़ी दिख रही है आपको, और यहां पर रिक्तिका दिख भी नहीं रही है ना, वह तो बहुत छोटी सी है, अस्थायी है, टेम्परेरी है। ठीक है ना। तो ये स्पेशली आपको यहां पर फ्रेंड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो रिक्तिकाएं हैं वो है या नहीं है या फिर कैसी हैं, उसके बेसिस पे अगर डिफरेंशिएट करें तो बोले पादप कोशिका की जो रिक्तिका है वो काफी बड़ी होती है और विकसित होती है, यानी लार्ज एंड डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, लार्ज एंड परमानेंट भी कह सकते हो, लार्ज एंड परमानेंट। ठीक है ना।
लेकिन जंतु कोशिका में यानी पादप प्लांट सेल में लार्ज एंड परमानेंट है, और जो एनिमल सेल है उसमें क्या है, उसमें बोले होती है कभी कभी तो स्मॉल होती है और वो भी गायब हो जाती है, स्मॉल एंड टेम्परेरी, स्मॉल एंड टेम्पोरेरी। तो फ्रेंड्स यहां पर आपने एक चीज देखी कि रिक्तिका दोनों में है। मेन रिक्तिका जो आप कह सकते हैं जनरली रिक्तिका प्लांट सेल में तो होती है, वो काफी बड़ी होती है, परमानेंट होती है। लेकिन इधर अगर बात करें वैक्यूल की, रिक्तिका की एनिमल सेल में, तो वहां पर काफी छोटी होती है और अस्थायी होती है, अल्प विकसित होती है, मतलब लेस डेवलप्ड होती है, टेम्परेरी होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये रिक्तिका के बेसिस पे भी हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब इनका जो जितने भी ये जो अंतर है, जो डिफरेंसेज हैं, जो सेल ऑर्गेनेल के नेम आ रहे हैं, ये हम जब एवरी सेल ऑर्गेनेल को आगे की क्लासेज में डिस्कस करने वाले हैं तब हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहां पर सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, पादप और जंतु कोशिका में अंतर, डिफरेंसेज। अब फ्रेंड्स यहां पर आगे हम बात करते हैं कि कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है, यानी जब कोशिका विभाजित होती है तो कोशिका द्रव्य के विभाजन के लिए एक टर्म यूज होती है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ये किसके लिए टर्म है, कोशिका विभाजन के लिए टर्म है। क्या टर्म है, साइटोकाइनेसिस, कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन की। तो साइटोकाइनेसिस फ्रेंड्स क्या होता है, यानी जब कोशिका डिवीजन होता है, कोशिका का जब विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, जब उससे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो ये हम आगे के चैप्टर में, यानी हमारा जो 3rd चैप्टर होगा यही होगा, कोशिका विभाजन ही। सॉरी। तो देखो साइटोकाइनेसिस, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है यहां पर, बोले कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी जो साइटोकाइनेसिस है वो कौन सी विधि द्वारा, कौन से मेथड द्वारा होता है, तो हम बोलेंगे कोशिका पट्टी यानी सेल प्लेट निर्माण द्वारा, कोशिका पट्टी निर्माण द्वारा, सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। और ये जो सेल प्लेट होती है इसको नेम देते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या नेम देते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। ये जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे विभाजित होती है। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सेल प्लेट फॉर्मेशन की विधि के द्वारा, है ना, क्योंकि इनको हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वहां क्या पढ़ेंगे, तो यहां पर हम यही पढ़ेंगे कि कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है वो बीच में पहले एक पट्टी बन जाती है। क्या बन जाती है, बीच में ऐसे एक पट्टी बन जाती है। मान लीजिए जैसे एक कमरे को डिवाइड करना है, बीच में पार्टीशन बना दिया पहले, तो 2 बन गए अपने आप ही। ठीक है ना। तो इस तरीके से बीच में एक पट्टी बन जाती है, तो कोशिका पट्टी निर्माण के द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। लेकिन यहां पर खांच विधि द्वारा, जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में खांच विधि यानी फ्यूरो फॉर्मेशन के थ्रू होता है, फ्यूरो फॉर्मेशन खांच विधि द्वारा। अब खांच विधि का क्या मतलब है, तो फ्रेंड्स आपने खांच विधि का मतलब देखो ऐसे है, ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा, आपने कभी ऐसे वो गुब्बारा देखे होंगे, बैलून, इसको यहां थ्रेड बांध दो, एक धागा बांध दो, ऐसे धागा बांध दो, फिर खींचो इसको, तो खींचोगे तो क्या होगा, इस बैलून के अंदर इस तरीके से ये चिपक जाएगा। क्यों फ्रेंड्स, इस तरीके से चिपक जाएगा, तो यानी बीच में से ऐसे चिपक गया। तो क्या हुआ इसमें, इसका जो बाहर का जो ये परिधि है वो अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो खांच बन गई दोनों तरफ और फिर ये दोनों अलग हो गए। तो ऐसे जंतु कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में इस तरीके से होता है फ्रेंड्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि खांच विधि यानी फ्यूरो फॉर्मेशन, यानी लंबे वाले गुब्बारे को बीच में से धागा बांधो, बीच में से उसी कुट जाएगा। तो इस तरीके से जब विभाजन होता है तो उसको बोलते हैं खांच विधि। और पादप कोशिका में कैसे हुआ, बीच में बोले प्लेट बन गई, कोशिका पट्टी का निर्माण हो गया, जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा डिफरेंस है पादप और जंतु कोशिका में। अगला डिफरेंस है गोल्जी काय और लाइसोसोम वाला, सॉरी, गोल्जी काय एंड लाइसोसोम से रिलेटेड डिफरेंस है। गोल्जी काय मतलब गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी एक कोशिकांग है, हमने बोला था साहब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सब में होता है कोशिकांग गोल्गी बॉडी, तो अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो दोनों में होता है, वह होने को तो किस में होता है, दोनों में ही होता है।
लेकिन यहां पर जो मेजर जो क्वेश्चन है वो ये है, डिफरेंस क्या है कि गोल्जी काय जो पौधों में यानी पादप सेल, प्लांट सेल में जो गोल्जी काय होता है, प्लांट सेल का जो गोल्जी काय होता है संख्या में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, लेकिन छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा बट संख्या में बहुत ज्यादा। तो इसलिए आप कह सकते हैं संख्या में तो अधिक होता है और आकार में छोटा होता है, और इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। यानी डिक्टियोसोम क्या है? गोल्गी बॉडी ऑफ प्लांट सेल, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल का जो गोल्गी बॉडी है उसको क्या नेम दे रहे हैं? डिक्टियोसोम। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बच्चे को पता रहना चाहिए। तो यहां पर संख्या में अधिक हैं लेकिन छोटे हैं। भाई जब छोटे हैं तो संख्या में अधिक हो सकते हैं ना, लेकिन अब इधर बात करें जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में, तो संख्या में कम है। तो संख्या में कम होंगे तो बड़े होंगे, तो आकार में बड़े होंगे। तो कुल मिला के यहां पर कह सकते हैं कि जंतु और पादप कोशिका में दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें गोल्जी कॉय के हिसाब से, तो हम क्या बोलेंगे? इसका यानी प्लांट सेल का गोल्जी कॉय थोड़ा सा कम विकसित होता है, अल्प विकसित होता है, और जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल का गोल्जी कॉय थोड़ा सा अच्छे से विकसित होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये भी एक डिफरेंस हो गया। लाइसोसोम के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम भी एक कोशिकांग है, ठीक है ना? इसके बेसिस पर, तो यहां पर लाइसोसोम की अगर बात करें तो लाइसोसोम की बेसिस पे बोलेंगे तो सामान्यतः है, सॉरी सामान्यतः नहीं, असामान्यतः है उपस्थित। असामान्यता का मतलब यह है कि नो अनकॉमनली, अनकॉमनली मतलब जनरली तो पादप कोशिका में, प्लांट सेल में लाइसोसोम होता नहीं है, किसी किसी पादप कोशिका में हो सकता है, ऑल प्लांट सेल में जरूरी नहीं है। तो इसलिए अनकॉमनली प्रेजेंट है, ये असामान्यतः उपस्थित है। लेकिन जंतु कोशिका में यानी एनिमल सेल में तो सामान्यतः जनरली होता ही होता है, जनरली प्रेजेंट, जनरली प्रेजेंट यानी ये होता ही होता है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको लाइसोसोम जो है उसके बेसिस पे भी आप कुछ बुक्स में, कहीं पर बुक्स में कुछ बच्चे ऐसे भी बता रहे हैं, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में बोलते हैं सब एब्सेंट ही होता है। एब्सेंट नहीं होता, सम प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जहां पर कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम की, वहां पर इसका एक तरीके से प्रेजेंस होती है, और बाकी में सभी जंतु कोशिकाओं में तो होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो देखो गोल्जी का लाइसोसोम के बेसिस पे भी हमने डिफरेंशिएट किया, एंड देन ऐसे ही स्पिरोसोम और रिक्तिका के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट किया, एंड देन ऐसे ही प्लास्टिड एंड सेंट्रोजोम के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट किया, है ना? तो ये सारे कोशिकाओं के बेसिस पे हमने जंतु और पादप कोशिका को डिफरेंशिएट किया, एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंशिएट। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही हम चलते हैं नेक्स्ट। ये जो कोशिका दिख रही है ये बैक्टीरियल सेल है। ये क्या सेल है फ्रेंड्स? बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरिया की है, ये बैक्टीरिया ऐसा होता है ना, ये एक सिंगल बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरियल सेल है। और ये जो सेल दिख रहा है वो आपको ये प्लांट सेल का फिगर है, प्लांट सेल है, ठीक है ना? अब यहां पर एनिमल सेल का भी फिगर भी देख सकते हैं, मन मान सकते हैं, और कोई अदर सेल हो जैसे उसका भी देख सकते हैं, बट यहां पर ये जो सेल है ये थोड़ा सा कम डेवलप लग रहा है। देखो इसके कंपेयर में, इसमें देखो बड़ा सिस्टम से सब कुछ व्यवस्थित है, और इसमें ऐसे एक जगह कचरा सा पड़ा हुआ है, फर्क है ना? तो ये जो डिफरेंस है फ्रेंड, हालांकि हम बैक्टीरिया की जो संरचना है उसको अभी हम दोनों में अंतर अपने आप ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये जो डिफरेंस है इसी के हम आगे पढ़ने वाले, इनको कुछ नाम दिया गया है, इसकी संरचना में जो डिफरेंस है इनके लिए एक स्पेशल नेम, एक स्पेशल टर्म मेंशन की है। और वो टर्म क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक सेल। और ये क्या है? ये यूकैरियोटिक सेल है। अब ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो टर्म है वो कहां से आया है? तो यहां पर देखो, प्रो का मतलब प्रीमिटिव, पुराने प्रकार का, यू का मतलब वास्तविक यानी ट्रू। तो यहां पर फ्रेंड्स ये जो मेन चीज है ये आप कह सकते हैं कि प्रीमिटिव यानी आदिम प्रकार का केंद्रक है। आया आदिम, कैरियो शब्द जो केंद्रक के लिए यानी न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। तो प्रोकैरियोटिक, 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 तो प्रोकैरियोटिक का मीनिंग ये है कि साहब केंद्रक जो है वो विकसित नहीं है, आदिम प्रकार का है। तो आदिम प्रकार का केंद्रक, आदिम प्रकार मतलब पुराने प्रकार का यानी प्रोटोटाइप। और यहां पर
यूकैरियोटिक का मीनिंग है कि यहाँ जो केंद्रक है, यानी कैरियोटिक वर्ड केंद्रक के लिए आया है, तो वहां पर क्या है, वास्तविक केंद्रक है, वास्तविक केंद्रक, इसमें वास्तविक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रीमिटिव न्यूक्लियस, यानी आदिम प्रकार का केंद्रक और वास्तविक प्रकार के केंद्रक के बेसिस पे ही इनके नेम दिए गए हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो अब हम इनके डिफरेंसेस को, हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे कि वास्तव में इनमें अंतर क्या है ना। यहाँ पर देखते हुए आगे देखो, डिफरेंशिएट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसमें जो डिफरेंसेस मेंशन किए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं और एग्जाम में आने लायक यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको बड़े तसल्ली से इनको पढ़ना है। तो देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी तरफ हम पढ़ेंगे इधर यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल। इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट डिफरेंस आकार यानी साइज का, इसकी साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 से 10 माइक्रोमीटर, और इसकी साइज 5 से 100 माइक्रोमीटर, 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो इसका मीनिंग प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में काफी छोटी होती है और ये इनके कंपेयर में काफी बड़ी होती है, ठीक है ना, अंतर हो गया। दूसरा डिफरेंस आदिम व अविकसित यानी प्रीमिटिव, प्रीमिटिव आदिम यानी प्रोटोटाइप है, प्रीमिटिव टाइप का है। व लेस डेवलप्ड, ये कोशिका जो है कम विकसित है और पुराने टाइप की है। जैसे होता है ना भाई, जैसे थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा इंसान है, गांव में रहता है तो उसका रहने का स्टाइल अलग ही है, जो आउटर लुकिंग अलग ही होता है, और सिटी में रहता है उसका आउटर लुकिंग अलग होता है। तो ये बेचारा गांव वाला है, ये कोशिका तो यानी प्रीमिटिव टाइप की है, पहले जैसे पहनावा कर रखा है इसने, है ना। तो लेस डेवलप्ड है, और ये विकसित यानी शहरी एकदम, ठीक है ना। तो ये वेल डेवलप्ड, ये क्या है, वेल डेवलप्ड कोशिका है। तो फ्रेंड्स, ये जो साइज और डेवलपमेंट के हिसाब से हमने बात की, तो डेवलपमेंट का रियल मीनिंग क्या है, तो बोले इसमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, यानी वेल डेवलप्ड जो न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, नॉट फाउंड, यानी सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए तो उसको कम विकसित बोल रहे हैं, लेस डेवलप्ड सेल बोल रहे हैं। और इसमें सुस्पष्ट केंद्रक है, यानी यहां पर जो केंद्रक है वो एकदम वेल डेवलप्ड केंद्रक है, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपने देखा इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और उसमें वेल डेवलप्ड नहीं है। तो यहां पर इनको हम एक नेम देंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, इसका लेस डेवलप्ड नहीं, वेल डेवलप्ड नहीं है, और इसका वेल डेवलप्ड है। तो अब इनका नेम देंगे, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स केंद्रकाभ, यानी केंद्रक जैसी आभा वाला केंद्रकाभ, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूक्लियोइड है, कभी कभी इस न्यूक्लियोइड को जीनोफोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोफोर, ठीक है ना। तो आपको यहां पर रिमेंबर रखना है, केंद्रकाभ या जो न्यूक्लियोइड है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक को बोलेंगे। तो और इसको बोलेंगे वास्तविक केंद्रक, यानी ट्रू न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, ट्रू न्यूक्लियस, वास्तविक केंद्रक, यानी जो एक तरीके से फुली डेवलप्ड है। तो फ्रेंड्स, यहां से तो आपको ये अंतर पता चला कि आकार का अंतर है और कोशिका के विकास का अंतर है, यानी कोशिका में जो केंद्रक है वो इसमें कम विकसित है और यूकैरियोटिक में ज्यादा विकसित है, इसी के बेसिस पे है ना। लेकिन ये विकास का मतलब क्या है, तो विकास का मतलब ये है, यहां देखो इस कोशिका में आपको केंद्रक दिख रहा है, ये वाला केंद्रक अंदर है ना, ये रहा केंद्रक है ये। हालांकि इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाया हुआ है, स्पेरिकल नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन ये केंद्रक है। इसके बाहर की तरफ यहाँ बाउंड्री बनी हुई है और इसमें देखो केंद्रक है ही नहीं, यहाँ ये जो आनुवंशिक पदार्थ है वो ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है, लिपटा हुआ पड़ा है अंदर। तो यही मेन डिफरेंस है, यही मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर इस डिफरेंस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि तो कैसे समझेंगे। देखो कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो है ही नहीं। क्या नहीं है फ्रेंड्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में। केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली ही नहीं है, ओके, और इसमें प्रेजेंट है। इसके जस्ट ऑपोजिट
यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। फिर केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका नाम का अंदर से संरचना होती है, केंद्रिका, जहां पे राइबोसोम बनेगा। हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको, जब न्यूक्लियस को पढ़ेंगे तो क्या आप सारा सब कुछ बताएंगे, लेकिन जो केंद्रिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती नहीं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में केंद्रिका नहीं होती और इधर होती है। तो जो केंद्रिका है उसको फ्रेंड्स बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। तो देखो केंद्रक की बात हो रही है, केंद्रक में झिल्ली इधर नहीं है, इधर है, केंद्रिका इधर नहीं है, इधर है। बात तो केंद्रक की हो रही है, इसलिए तो विकास की बात आई ना, केंद्रक विकसित नहीं है। अब इसके अलावा केंद्रक में यहां पर क्या है, एकल कूट गुणसूत्र। गुणसूत्र है, क्रोमोजोम है, लेकिन एक ही है और वो भी कूट है, यानी सूडो टाइप का है, ओरिजिनल टाइप का नहीं है। इधर बोले मोर देन वन, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक गुणसूत्र, है ना, एक से अधिक होते हैं, दो, टू या टू से मोर, टू और मोर देन टू, ठीक है ना, इतने गुणसूत्र हो सकते हैं और ऐसे गुणसूत्र जो वास्तविक होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, तो बोले केंद्रक झिल्ली भी नहीं, केंद्रिका भी नहीं, और जो गुणसूत्र है वो भी एक ही है। गुणसूत्र कितना है, सिंगल, और वो भी कैसा है, सूडो क्रोमोजोम, सूडो क्रोमोजोम है। गुणसूत्र जो है वो भी एकल है, एक ही है, और क्या कैसा है, वो झूठा है, उसकी मतलब बनावट सही नहीं है। आगे बात करेंगे क्या बनावट नहीं है, क्या कमी अभी आएगा। इधर बोले क्रोमोजोम जो गुणसूत्र है मोर देन वन पॉसिबल है, मतलब एक से अधिक, दो भी हो सकते हैं और सब में अलग अलग हो सकते हैं, वो यहां पर जरूरी नहीं किसमें कितने होंगे, लेकिन दो, एक से अधिक होंगे। फिर अगर बात करें आगे की साहब, ये जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोजोम है, उसमें क्या होता है, डीएनए से बना होता है क्रोमोजोम। तो जो डीएनए है वो कैसा है, यहां पर बोले यहां पर नग्न डीएनए है, यानी नेकेड डीएनए है। अब साहब इस नेकेड डीएनए का क्या मतलब हो गया, बोले डीएनए के अंदर नेकेड का मतलब यह है कि डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन है, भाई गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए होता है उसमें साथ में हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। ये हम आगे जब क्रोमोजोम को पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, उस हम क्रोमोजोम को पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से बताएंगे। तो आपको यहां यह ध्यान रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन है वो अनुपस्थित है, एब्सेंट है। हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट फाउंड इन द क्रोमोजोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका के गुणसूत्र के अंदर क्रोमोजोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए उसका डीएनए क्या है, नग्न है, नेकेड है, डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। अब कैसे होता है वो हम बाद में बताएंगे किस तरीके से लिपटा रहता है ये प्रोटीन, लेकिन डीएनए को क्या बोल दिया, नग्न बोल दिया, बिना हिस्टोन प्रोटीन का, नंगा है वो, तो नेकेड डीएनए है इसमें, नग्न डीएनए। अपोजिट इसके, इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यानी जो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि साहब हिस्टोन प्रोटीन जो प्रेजेंट है तो इसलिए इसका जो डीएनए है वो नग्न नहीं है, है ना, वो वेल पैक्ड है ना, अच्छी तरीके से पैक किया हुआ डीएनए है। तो इसलिए ये एक डिफरेंस हो गया। ऐसे ही अदर डिफरेंस की बात करें तो फ्रेंड्स अगला जो डिफरेंस है वो है डीएनए के बारे में बताया गया कि जो डीएनए है इसका द्विसूत्रीय व वर्ताकार होता है। द्विसूत्रीय, तो डीएनए का मतलब दो सूत्र है, यानी डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर है। कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड, दो तो सूत्र हैं डीएनए में, ये तो पता ही है हमें, एंड सर्कुलर, कैसा है, वर्ताकार है। और इधर वाले की अगर बात करें तो डीएनए है वो द्विसूत्रीय व रेखिक होता है, यानी डबल स्टैंडर्ड तो है ही है, साथ में क्या है, रेखिक यानी लीनियर। अब साहब ये क्या भला हो गई, तो इसको यहां समझ लेते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि साहब जो डीएनए है वो देखो ऐसा अगर डीएनए अणु है तब तो उसको बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड तो है ही, साथ में कैसा है, ये लीनियर है यानी रेखिक है, एक लाइन में है, ऐसे मतलब दोनों सिरे मुक्त हैं, दोनों सिरे आपस में नहीं जुड़े हुए। और अगर हम बात करें कि ये जो डीएनए है वो अगर ऐसा होता, कैसा होता, ये ऐसा होता, तो अब देखो इसके दोनों सिरे जुड़ गए हैं, है तो डबल स्टैंडर्ड लेकिन कैसा है, सर्कुलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंस है डीएनए के अणु में। भाई डीएनए नेकेड तो था ही, साथ में इधर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा है, द्विसूत्रीय व वर्ताकार, दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। और इधर द्विसूत्रीय तो है लेकिन लीनियर है, रेखिक है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो डिफरेंस है यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं आगे और क्या डिफरेंस है। बोले
ये जो पहले वाले जो डिफरेंस थे ये किस पर बेस्ड थे? देखो ये सारे के सारे डिफरेंस केंद्रक के बारे में बात कर रहे हैं। केंद्रक झिल्ली भी नहीं है, केंद्रिका भी नहीं है, एकल गुणसूत्र है वो भी कूट गुणसूत्र है, डीएनए भी नग्न है, डीएनए भी द्विसूत्रीय वर्ताकार है। ठीक है ना? तो इसका मतलब इनका केंद्रक ज्यादा विकसित नहीं है, इसलिए केंद्रक कैसा हो गया? अविकसित, अल्प विकसित, प्रीमिटिव टाइप का, पुराने टाइप का, आदिम प्रकार का केंद्रक। इसीलिए हमने बोला था इसको प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रीमिटिव टाइप की, आदिम प्रकार की कोशिका है, और कैरियोटिक मतलब केंद्रक उसमें आदिम प्रकार का है, इसलिए तो केंद्रक के बेसिस पे इतने अंतर हो गए। ऐसे ही फ्रेंड्स यहां पर जस्ट अपोजिट है, केंद्रक झिल्ली भी प्रेजेंट है, केंद्रिका भी प्रेजेंट है, और जो गुणसूत्र भी एक से अधिक है, और गुणसूत्र पे हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है, डीएनए भी वो द्विसूत्रीय रेखिक है, मतलब एक वेल डेवलप्ड केंद्रक है इनमें। एक आप कह सकते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, यानी सुविकसित सुस्पष्ट केंद्रक है। इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के तुलना में यूकैरियोटिक केंद्र क्या है? विकसित केंद्रक है, इसलिए इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। यू मतलब ट्रू यानी वास्तविक केंद्रक। तो ये केंद्रक के बेसिस पे अंतर थे। अब आगे वाले जो अंतर हैं वो कुछ अलग हैं। उनमें क्या है देखो, उनमें पहले है कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें देखो क्या नहीं होता है, बोले झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग अनुपस्थित हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं? पहले तो बिना झिल्ली वाले बताओ, तो बिना झिल्ली वाले हैं राइबोसोम एंड तारककाय, जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो राइबोसोम एंड तारककाय यानी सेंट्रोसोम वो बिना झिल्ली वाले हैं, नॉन मेम्ब्रेनस है, उनपे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बाकी सारे झिल्ली वाले होते हैं। तो झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, प्लास्टिड आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, गोल्गी बॉडी आ गया, लाइसोसोम आ गया, रिक्तिका यानी वैक्यूल आ गया, ये सारे के सारे आप कह सकते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित है, इसमें है ही नहीं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड यानी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली जो एब्सेंट है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली आर एब्सेंट, वो है ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स यहां बात करते हैं कि मेम्ब्रेनस तो एब्सेंट है, लेकिन इधर क्या है? प्रेजेंट है। इधर सारे के सारे प्रेजेंट है, जस्ट अपोजिट बात हो रही है। ऐसे ही हम बात की थी मेम्ब्रेन वाले तो एब्सेंट हैं, लेकिन एक बिना मेम्ब्रेन वाला जो सेंट्रोसोम है जिसको हमने तारककाय कहा था, यानी सेंट्रोसोम, वो भी क्या है? वो भी एब्सेंट है, वो भी नहीं है। तो ये बोले प्रोकैरियोटिक में तो होता ही नहीं है, लेकिन किस में होता है? बोले यूकैरियोटिक में सभी में होता है क्या? नहीं, ओनली इन एनिमल सेल, ओनली इन एनिमल सेल में होता है, यानी केवल जंतु कोशिका में ही होता है, लेकिन है तो यूकैरियोटिक ना, इसलिए ये भी एक डिफरेंस बता दिया। फिर उसके बाद में आती है राइबोसोम। राइबोसोम एक कोशिकांग है फ्रेंड्स, ये आप जानते हैं, और राइबोसोम है इसमें उपस्थित होता है, प्रेजेंट है राइबोसोम, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन इधर भी प्रेजेंट है, तो दोनों की तरफ प्रेजेंट है। लेकिन राइबोसोम टू टाइप का होता है फ्रेंड्स, एक 70S और एक 70S एंड 80S। ये जो S है इसको स्वेदबर्ग यूनिट बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये इस राइबोसोम के किसको बताता है? इसके साइज एंड डेंसिटी को, यानी आकार और घनत्व को बताता है, कि जितना ज्यादा नंबर इसका मतलब इसका आकार और घनत्व उतना ही ज्यादा है। तो फ्रेंड्स ये तो राइबोसोम जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। यहां पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो राइबोसोम है वो 70S प्रकार का होता है, 70S टाइप का होता है, और यहाँ पे 70S और 80S दोनों प्रकार के होते हैं। ज्यादातर बच्चों को यही पता है 80S ही होता है, 70S तो उधर होता है। नहीं फ्रेंड्स, यहां पर ये वाला जो है ये कहां होता है? इस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पादप कोशिका है तो माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये आपको स्पेशली ध्यान रखना। इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो ओनली 70S और यूकैरियोटिक कोशिका में 70S और 80S दोनों हैं। ये हम आगे पूरा ढंग से पढ़ने वाले हैं कि राइबोसोम कहाँ कहाँ होता है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आया है फ्रेंड्स, वो राइबोसोम का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राइबोसोम ओनली केवल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में नहीं, दोनों में है, बट कौन से टाइप का है। अब फ्रेंड्स ये जो राइबोसोम का जो अंतर आया है, तो इसमें आपने देखा कि ओनली राइबोसोम ही ऐसा कोशिकांग है जो दोनों के अंदर है, बाकी तो उसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं है और इसमें यूकैरियोटिक में है। अब बात चलते हैं कोशिका विभाजन की, यानी सेल डिवीजन की। भाई सेल डिवीजन किस तरीके से होगा?
किस मेथड से होगा? तो यहां कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका में विखंडन के थ्रू, विखंडन का मतलब होता है फिशन। फिशन का मीनिंग है कि एक के दो हो जाने, टुकड़े हो जाने एक तरीके से। और मुकुलन यानी बडिंग, बडिंग का मतलब यह है कि सेल से कुछ दूसरी सेल और निकल आए, ऐसे उभार निकल के और फिर अलग हो जाए। तो ये फ्रेंड्स हम बैक्टीरिया में पढ़ते हैं इन मेथड्स को, आपको सिर्फ यहाँ इसके लिए याद रखना है डिफरेंसेस के लिए। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। लेकिन इधर अगर बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में, तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। फ्रेंड्स समसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्या कहते हैं? माइटोसिस। और अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो बोलेंगे इसको बोलते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस। तो फ्रेंड्स यहां पर यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन यहां पर विखंडन और मुकुलन से हुआ तो इनके लिए क्या शब्द देंगे? असूत्री विभाजन। क्या होता है? असूत्री विभाजन। और असूत्री को टर्म देंगे एमाइटोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें क्या होता है? एमाइटोसिस, और इधर माइटोसिस और मियोसिस। तो ये डिफरेंस देखिए कितने बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंस है भाई। पहली वाली स्लाइड में तो हमने देखा सिर्फ केंद्रक में अंतर देखे, अब हमने इसमें अंतर देख लिए और भी। ठीक है, और वो अंतर देख लिए, अंदर बहुत सारे अंतर आ गए और कोशिकांगों में भी अंतर आ गए। अब आगे चलते हैं, और भी डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? तो देखिए, और अदर डिफरेंसेस की बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि साहब इनके अंदर एकल झिल्ली तंत्र होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकल झिल्ली तंत्र यानी सिंगल एनवलप सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है? लाइन, सेंटेंस, वाक्य तो समझ में आ गया होगा, लेकिन मतलब समझ में नहीं आया होगा इसका। पढ़ने में तो आ गया सिंगल एनवलप सिस्टम, है ना, एकल झिल्ली तंत्र, और इधर दोहरा झिल्ली तंत्र यानी डबल एनवलप। मैंने यहां मेम्ब्रेन नहीं लिखा है ना, एनवलप सिस्टम, क्योंकि यहां इसका मतलब निकलेगा, इसीलिए एनवलप बताया, लिखा है। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करें कि एक बच्चा खड़ा है मान लीजिए, और उसने एक बैलून ले रखा है। चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं, सीधा ही बात करते हैं कि एकल झिल्ली जो तंत्र है यानी सिंगल एनवलप जो सिस्टम है, इसका मीनिंग ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमने देखा बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति भी होती है वो अलग बात है, लेकिन कोशिका झिल्ली है, और अंदर जितने भी कोशिकांग हैं उन पे किसी पे झिल्ली नहीं है, कोई झिल्ली नहीं है ना। यानी केंद्रक है उसमें भी झिल्ली नहीं है, देखो यहां पर ऐसे डीएनए इसमें बिखरा पड़ा है, कोई झिल्ली नहीं है। राइबोसोम है अंदर, वो उसमें भी कोई झिल्ली नहीं है, यानी ओनली एक सिंगल झिल्ली यही है, इसलिए एकल झिल्ली तंत्र बोल दिया। यूकैरियोटिक कोशिका में हमने देखा कि कोशिका झिल्ली तो है ही, उसके अलावा केंद्रक पर भी झिल्ली है। अदर जो ऑर्गेनेली हैं जैसे मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उन पे भी झिल्ली है। माइटोकॉन्ड्रिया है साहब, उस पे भी झिल्ली है। हरित लवक अगर है तो उस पे भी झिल्ली है, ठीक है ना, इस तरीके से। लाइसोसोम है तो उस पे भी झिल्ली है। तो यहां अब आप ये कह सकते हैं दोहरा झिल्ली तंत्र, मतलब कि ये जो संरचना है, जैसे मान लीजिए केंद्रक वाली अंदर वाली संरचना, इस पर एक झिल्ली तो ये आ गई, दूसरी झिल्ली आ गई, यानी एक झिल्ली ये आ गई और दूसरी ये आ गई, दो झिल्लियों से कवर है। इस तरीके से हम इसको बोलेंगे दोहरा झिल्ली तंत्र। तो दोहरा झिल्ली तंत्र इसमें है और उसमें एकल झिल्ली तंत्री है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आती है कोशिका भित्ति की बात, यानी सेल वॉल। तो सेल वॉल तो बोले प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट तो इसमें भी है, पादप कवक में, यानी प्लांट एंड फंगी के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है। इधर भी प्रेजेंट है, लेकिन इधर एनिमल में एब्सेंट है, एनिमल सेल में क्या है? एब्सेंट है। तो ये अब आप कहोगे साहब ये कोई अंतर थोड़ा हुआ, क्योंकि सेल वॉल तो दोनों तरफ ही है, एनिमल में नहीं है तो हम क्या करें। लेकिन दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करें दोनों में, लेकिन अंतर क्या है? संगठक का, यानी कंपोजिशन का, यानी वो सेल वॉल किस पदार्थ से बनी है। तो यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम का जो पदार्थ है, जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे इसको बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं,
तो पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम का जो पदार्थ से इनकी कोशिका भित्ति बनी हुई है। और इधर बोले कोशिका भित्ति बोले प्लांट के अंदर तो किस में बनी हुई है, बोले सेलुलोज से। हालांकि आगे हम पढ़ने वाले हैं वैसे। और जो कवक है, जो फंगी है, उसका सेल वॉल किससे बना हुआ है, बोले काइटिन से, यानी यहां पर सेलुलोज से और इधर काइटिन से। तो ये हम सेल वॉल जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, दोबारा से बातें आएंगी, लेकिन ये भी एक डिफरेंस हो गया। फिर अगला डिफरेंस बात करते हैं श्वसन एंजाइम्स की, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स तो हम बात करेंगे कि साहब जब बैक्टीरिया को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अभी हमने बोला ना कि इसमें कोई भी झिल्ली वाला कोशिकांग नहीं होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कोशिका में, तो आप बोलोगे साहब ऊर्जा, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, बोले वहां पर श्वसन क्रिया होती है, कुछ एंजाइम्स होते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो काम करते हैं और वहां पर ऊर्जा बनती है, उसको श्वसन क्रिया बोलते हैं। श्वसन क्रिया सांस अंदर लेना बाहर लेना ये नहीं है। कोशिका के अंदर सेल के इनसाइड एंजाइम की उपस्थिति में जब ऊर्जा बनती है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसको हम बोलते हैं श्वसन। तो श्वसन के लिए वहां पर एंजाइम्स चाहिए। तो श्वसन के एंजाइम इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, क्योंकि ऊर्जा तो दोनों को बनानी है। लेकिन यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये श्वसन के एंजाइम्स कहां होंगे, मीजोसोम में। तो फ्रेंड्स इस कोशिका में मीजोसोम नाम की एक संरचना होती है और ये किसकी भांति काम करती है, बोले माइटोकॉन्ड्रिया की भांति। माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा है ये। तो यहां पर रेस्पिरेटरी एंजाइम मीजोसोम में है। अब ये मीजोसोम क्या होता है, मीजोसोम ये हम जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे, जीवाणु पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से बताएंगे। वैसे अपने चैनल पे अवेलेबल है, जीवाणु मैंने पढ़ा रखा है, हालांकि वो पहले की क्लास है, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं जैविक वर्गीकरण के अंदर जीवाणु में, उसमें पूरे अच्छी तरीके से मैंने ये बता रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां पर बात करें श्वसन के एंजाइम, तो बोले इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होंगे और कोशिका द्रव्य में भी, यानी साइटोप्लाज्म में भी होंगे। तो यहां पर तो साहब दोनों जगह है ना, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होंगे। इसके अलावा डिफरेंस की बात करें तो देखो डिफरेंस की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे अंतर है अपने पास, है ना, खत्म ही नहीं हो रहे। तो और अंतरों की अगर बात करें तो अब यहां बात करेंगे कि साहब इनके अंदर जो कसाबिका है, कसाबिका का मतलब होता है फ्लेजिला। फ्लेजिला नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा। फ्लेजिला का मतलब यह है कि जो कोशिका होती है उसकी सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और जो हिलेंगी तो मूवमेंट में काम आती है, कोशिका को मूव करवा सकती हैं, कोशिका को मूव करवाने में हेल्प करती हैं। तो इनके अंदर जो फ्लेजिला है वो किस प्रोटीन की बनी होती है, बोले फ्लेजिलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, फ्लेजिलिन प्रोटीन। और इधर फ्लेजिला होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो दोनों में डिफरेंस हुआ। तो दोनों में ये जो डिफरेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, फ्लेजिलिन एंड ट्यूबुलिन। सॉरी, थोड़ा कफ हो रखा है। कसाबिका यानी फ्लेजिला, प्रोकैरियोटिक कोशिका में फ्लेजिला फ्लेजिलिन प्रोटीन की बनी है और इधर ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है। दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस। उसके बाद में चलते हैं चक्रिकाभ गति यानी साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मीनिंग यह है कि जब कोशिका होती है, जैसे ये कोशिका है, तो इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, वो घूमता है। तो जीव द्रव्य का एक तरीके से मूवमेंट होता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, एंड देन इधर से इधर, फिर वापस इधर से इधर, ऐसे चलता रहता है। तो एक चक्र में ऐसे घूमता रहता है। यानी जैसे हम मिक्सी चलाते हैं, तो मिक्सी चलाते हैं तो जो जार के अंदर वो फ्लूइड कैसे घूमता है, वैसे ही बिल्कुल। तो यहां पर ये चक्र हालांकि उतना तेज नहीं होता है, बहुत स्लोली स्लोली होता है। तो जो चक्रिकाभ गति इसको बोलते हैं। कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य का एक तरीके से, जीव द्रव्य यानी जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म की गति, प्रोटोप्लाज्म या जो साइटोप्लाज्म उसकी जो गति है, कोशिका द्रव्य की जो गति है,
उसको हम बोलेंगे क्या, चक्रिकाप गति। वो कैसी है ना, और वो यहां पर नहीं होती, यहां एब्सेंट और यहां पर होती है। तो देखो ये भी एक अंतर हो गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में चक्रिकाप गति नहीं होती, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में चक्रिकाप गति होती है। इसके बाद में आते हैं गुणिता यानी प्लॉइडी, यानी क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के सेट है, एक सिंगल सेट या डबल सेट है या ट्रिपल सेट है, ऐसा है कि नहीं है, तो अब बोलेंगे यहाँ अगुणित होता है कोशिका। यहाँ पर तो एक ही क्रोमोजोम है, दो तो होने का सवाल ही पैदा नहीं, तो जोड़े तो होंगे नहीं, जोड़े में नहीं होते, इसलिए यहाँ अगुणित होते हैं। जोड़े में गुणसूत्र नहीं होते, जोड़े में क्रोमोजोम नहीं होते। तो हमारे अंदर होते हैं ना जैसे 23 जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े का मतलब 2 पेयर है, 2 जोड़े, हर गुणसूत्र के मतलब 2-2 है, हर गुणसूत्र डबल है, तो 23 जोड़े हैं, 23 गुणसूत्र हैं, बट हर गुणसूत्र डबल है, तो टोटल 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोजोम होते हैं हमारे अंदर। लेकिन इसमें नहीं होते, इसमें अगुणिता होती है, अगुणित होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है। लेकिन यहां पर अगुणित भी होता है, द्विगुणित भी होता है और बहुगुणित भी होता है। अगुणित का मतलब हैप्लॉइड, यानी यहां पर ऐसी कोशिका भी हो सकती है, भाई स्पर्म और ओवम होते हैं ना। द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड, यानी जैसे हमारी कोशिका नॉर्मल कोशिका है। बहुगुणित मतलब पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड होती है, बहुत सारी कोशिकाओं के अंदर होती है। ये हम आगे जब जनन पढ़ेंगे तब आएगा, यहाँ पर जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब भी पढ़ लेंगे। तो ये इस तरीके से ये अंतर है। इसके अलावा अगला अंतर जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि साहब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन साहब इसका क्या मतलब है, बोले वातावरण की जो नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में है और उसको ये कोशिकाएं, स्पेशली कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनको हम आगे बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं और कुछ अदर भी बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं, नाइट्रोजन को, वातावरणीय नाइट्रोजन को एक यौगिक के रूप में बदल लेते हैं, क्योंकि एज इट इज उसको कोई काम में नहीं ले पाता है, तो यौगिक के रूप में बदल लेंगे। अब ये यौगिक आप कह सकते हैं पौधों के लिए काफी यूजफुल है, पौधे तो कर नहीं पाते हैं लेकिन ये कर पाते हैं। इसलिए कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पॉसिबल है, यहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता। यानी इधर अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में बात करें तो अनुपस्थित, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में होता है और इसमें नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये अंतर भी देखो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डिफरेंसेस हमने देखे। इसके अलावा और भी चलो, यानी अंतरों की कोई कमी नहीं है, हमें पढ़ना इसी तरीके से है। अब ये जो क्लास थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये बच्चे को क्लास जिसको समझ में आ गई, जिस बच्चे को, वो ऐसे मान लो कि कोशिका का जो आगे का पार्ट है वो तो उड़ा देगा, उसको बिल्कुल बैक्टीरिया भी क्लियर हो जाएगा, उसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहीं से। तो कहने का मीनिंग ये मेन चीज है। तो अब देखिए अगला जो डिफरेंस है वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग होता है कि जो डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए, उस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन का मीनिंग होता है कि जो मैसेंजर आरएनए बना है, वो मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, यानी यहां आप सिर्फ अभी तो इसको ऐसे समझो कि आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, उस क्रिया को ट्रांसलेशन यानी अनुवादन बोल रहे हैं, और उसको बोले ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिकृतिकरण, नहीं अनुकूटन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब अनुकूटन। तो इस तरीके से ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो ऐसे प्रक्रियाएं हैं जो कोशिका के अंदर चलती हैं। भाई कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए और फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो अब ये कहां पर होती है ये घटनाएं, दोनों घटनाएं, तो बोले ये तो पता है जब केंद्रक में डीएनए है तो केंद्रक में होगा, लेकिन इसमें तो केंद्रक होता ही नहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो ये कोशिका द्रव्य में ही होती है, यानी साइटोप्लाज्म में। किसमें, साइटोप्लाज्म में ही होती है क्रिया। ऐसे ट्रांसलेशन वो भी साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि केंद्रक तो है ही नहीं ना, खुला पड़ा है अंदर से पूरा। लेकिन इधर अगर बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन तो केंद्रक में होगा, बिकॉज केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए, और डीएनए से आरएनए वहीं पर बन जाएगा, न्यूक्लियस में ही बन जाएगा, तो हम बोल देंगे इन न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन तो कहां पर होगा, न्यूक्लियस में होगा। लेकिन जो ट्रांसलेशन है यानी आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, वो प्रक्रिया कहां होगी, बोले केंद्रक से आरएनए बन के बाहर आ जाएगा। ये जो आरएनए है ये बन के केंद्रक से बाहर आ गया, कोशिका द्रव्य में आ गया, और फिर उसके बाद में क्या हो गया, प्रोटीन बन गया। तो इस तरीके से आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, वो कहां है, कोशिका द्रव्य में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप यहां पर ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि साहब ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है, इसका केंद्रक है, केंद्रक में ये डीएनए है,
डीएनए से यहाँ पर फ्रेंड्स आरएनए बनेगा। डीएनए से क्या बनेगा, यहाँ पर आरएनए बनेगा, फिर आरएनए बाहर आ जाएगा और आरएनए बाहर आके फिर क्या बना देगा, फिर प्रोटीन बना देगा। ये प्रक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये प्रोटीन बन गया और ये आरएनए है, यानी ये तो आरएनए है, ये अंदर डीएनए है और ये है प्रोटीन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि केंद्रक के अंदर जो डीएनए से आरएनए कहाँ बन रहा है, आरएनए अंदर ही बन गया ना, तो डीएनए से आरएनए केंद्रक के अंदर बन रहा है, बोले केंद्रक में हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए बाहर आ गया, आरएनए से प्रोटीन कहाँ बन रहा है, बोले कोशिका द्रव्य में, यानी ये जो भाग है इसको कोशिका द्रव्य बोलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने इस क्लास के अंदर, यानी जब हम प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि उसके अंदर पढ़ा था कि सारे कोशिकांग हैं और कोशिका द्रव्य है उसके अंदर। तो कोशिका जो द्रव्य है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर सारे कोशिकांग हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य में क्या है, सारे कोशिकांग। तो अब ये कोशिका जो द्रव्य है ये है क्या रियल में, बोले केंद्रक और इस कोशिका झिल्ली के बीच का भाग यही कोशिका द्रव्य है। ठीक है ना, ये कल हमने पढ़ा था। तो जब हम अभी आगे कोशिका को स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारा चीजें वापस से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है मेनली कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की क्रियाएं देखो कहाँ हो रही है। अब उसमें तो बेचारी के अंदर क्या होता है, बोले केंद्रक होता है नहीं, ये डीएनए है, ऐसे ही पढ़ा है ना। इसमें तो इस डीएनए से क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा यहीं पे। इसमें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई। ये जो डीएनए है वो भी सर्कुलर टाइप का है, यहीं पे इससे क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा, और इस आरएनए से यहीं से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो क्रियाएं हुई डीएनए से आरएनए, वो तो कोशिका द्रव्य में हुई, और आरएनए से प्रोटीन, वो भी कोशिका द्रव्य में, इसलिए ये ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स बात आती है एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल क्या है, बोले ऑल बैक्टीरिया। ऑल बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है ऑल बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया। इसके अलावा बैक्टीरिया में एक नाम और आता है साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया, वैसे तो आगे पढ़ेंगे तो सब कुछ आएगा। साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। हालांकि वो शैवाल नहीं है, शैवाल जैसा दिखता है, हरे रंग का होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी BGA। तो देखो ये भी जीवाणु ही, स्पेशल जीवाणु है। साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नेम क्या है, नील हरित शैवाल, इसी का अनदर नेम है। तो साइनोबैक्टीरिया यानी जो साइनो जीवाणु है उसी को नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बैक्टीरिया और जो बाकी ये स्पेशल बैक्टीरिया, ये सारे के सारे क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल एंड बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऐसे ही माइकोप्लाज्मा। तो फ्रेंड्स जो माइकोप्लाज्मा है ये भी क्या है, माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया ही, एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया। रिकेट्स जो है ना, ये भी सारे के सारे ऐसे एक्टिनोमाइसीटीज, ये भी क्या है, स्पेशल बैक्टीरिया है। तो एक्टिनोमाइसीटीज, रिकेट्स या स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा भी स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है। साइनो जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ये भी स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है। तो कुल मिला के प्रोकैरियोटिक कोशिका किन में पाई जाती है, बोले जीवाणुओं में। और अल्टीमेटली हमें बोल सकते हैं कि जो मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत, जब सजीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे सारे सजीवों को जगतों में बांटेंगे। वैसे जो सारे जो सजीव हैं अलग अलग जगतों में बांटेंगे। तो हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो उसमें ये पढ़ाया है शुरू के अंदर, तो मोनेरा जगत, उसमें ये सारे आते हैं। तो मोनेरा जगत के जितने भी है ना सारे सजीव, ये मोनेरा जगत के ही हैं, और मोनेरा जगत में ही प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। बाकी सब के अंदर यूकैरियोटिक होती है। यानी यूकैरियोटिक यानी एनिमल सेल में भी यूकैरियोटिक, एनिमल्स में, प्लांट्स में। अब प्लांट्स और एनिमल ही देखते हैं हम, तो कवक तो बहुत कम देख पाते हैं। तो फंजाई में, एंड जो प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्ट का मतलब अमीबा जैसे, है ना, तो वो है। तो इनके अंदर क्या होती है ये। तो अब फ्रेंड्स यहां पर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की जो बात आई है, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे मीजोकैरियोटिक कोशिका की। तो मीजोकैरियोटिक कोशिका का क्या मीनिंग है, तो मीजोकैरियोटिक का मीनिंग है साहब, मीजोकैरियोटिक का क्या मतलब है, तो बोले मीजोकैरियोटिक का मतलब ये है कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के कैरेक्टर इसमें होते हैं, दोनों के लक्षण होते हैं। बीच वाली मध्यवर्ती टाइप की हो गई। तो क्या कैरेक्टर होगा प्रोकैरियोटिक का, तो क्या कैरेक्टर हो गया कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। देखो
हिस्टोन प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, तो हम बोलेंगे मीजोकैरियोटिक कोशिका में क्या हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। साथ में क्या है, यूकैरियोटिक का क्या लक्षण है, इसके केंद्रक पर झिल्ली पाई जाती है। बोले हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं है लेकिन केंद्रक पे झिल्ली है, तो इसका मतलब मीजोकैरियोटिक में ये भी लक्षण हो गया, यानी प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर भी हो गया, यूकैरियोटिक का कैरेक्टर भी हो गया। तो अब इसका उदाहरण हो गया डायनोफ्लैजिलेट्स, जो प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे हम, डायनोफ्लैजिलेट्स, ये प्रोटिस्टा किंगडम में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। तो ये जो अभी आज की क्लास में हमने जैसे सारे डिफरेंसेस को देखा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एनिमल और प्लांट सेल में जो डिफरेंसेस हैं, तो स्पेशली प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में देखिए हमने जो शुरू में साइज और विकास, कोशिका के विकास के आधार पे उसको केंद्रों को क्या नाम देंगे उसके आधार पे, फिर न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में क्या क्या डिफरेंस है उसके बेसिस पे, ठीक है ना, इस तरीके से हमने पढ़ा। देखो ठीक है ना, न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है, फिर इसके बाद में हमने पढ़ा कि साहब इसके अदर जो कोशिकाएं उनके हिसाब से भी डिफरेंस है, फिर बहुत सारे अदर जो डिफरेंसेस को हमने देखा बारीकी से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें सारा चीज कवर किया है, इसमें कोई भी चीज बची नहीं है। तो फ्रेंड्स ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद बच्चों के पास पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।